औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are discussing English language course, and in English language course we are talking about the uses, the material of the spoken English and the language. So yesterday we have completed some uses, and today we will start the next use of let। याद रखना, ये इजाजत के लिए यूज होता है, यानी साथ में इजाजत भी होती है और साथ में ये हुक्म के लिए भी यूज किया जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे गेंद फेंकने दो, मुझे गेंद फेंकने दो। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, इजाजत भी है और हुक्म भी है। ठीक है, क्या आएगा? अच्छा, क्या करते हैं कि लेट को कहां ले जाते हैं जब सवालिया फिक्र आ जाए? स्टार्ट में लेट मी, मुझे इजाजत दो, टू थ्रो द बॉल। ओके, मुझे गेंद फेंकने दो, लेट मी टू थ्रो द बॉल। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, मैं फिक्रा बनाता हूं कि उसे किताब लिखने दो, उसे किताब लिखने दो। लेट हिम आएगा, लेट हिम, उसे की हिम या इंग्लिश होती है ना, लेट हिम राइट अ बुक। ओके, लेट हिम राइट अ बुक। देखो, मुझे आगे आ जाएगा, मुझे खत लिखने दो, तो आ जाएगा लेट मी राइट अ लेटर। ओके, लेट मी ये इधर टू नहीं आएगा, लेट मी थ्रो द बॉल, लेट हिम राइट अ बुक, लेट मी राइट अ लेटर। तो यूज ऑफ लेट इन सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ, ये भी है यूज ऑफ नो हार्म। ये भी एक यूज है हमारे पास। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं कि इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं इंग्लिश सीखने का कोई फायदा नहीं। ओके, मैं आपको नेगेटिव में रहते हुए एक जो है वो एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। ठीक है, इंग्लिश सीखने का जहां पे आ जाए कोई फायदा नहीं, तो क्या आ जाएगा? इट इज नॉट बेनिफिट भी आ सकता है, ठीक है ना, या देयर इज नो बेनिफिट भी आ सकता है। यानी यहां आएगा कोई फायदा नहीं, तो क्लियर हो जाएगा इट्स नो हार्म टू। ओके, इट्स नो हार्म इट्स नो हार्म टू लर्न इंग्लिश। इट्स नो हार्म टू लर्न इंग्लिश। अगर मैं कह दूं को इंग्लिश सीखने का कोई फायदा नहीं, देयर इज नो हार्म आ जाएगा। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि यहां रहने का कोई नुकसान नहीं।
यहां रहने का कोई नुकसान नहीं, तो क्या आ जाएगा, इट्स नो हार्म, ठीक है। इट्स नो हार्म टू लिव हियर, ओके। इट्स नो हार्म टू या लिविंग हेयर, इट्स नो हार्म टू लिविंग हेयर, ओके। आगे समझ। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आ जाए तो इसका क्या यूज किया जाता है, नो हार्म। अच्छा जी, आगे देखिए, एक चीज मैं स्टार्ट करने लगा हूं, उसको बोलते हैं जीरंड। क्या, जीरंड। इसकी डेफिनेशन होती है कि एडिंग आईएनजी with verb is called gerund। यानी अगर हम किसी वर्ब के साथ उठाकर जो है वो आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीरंड कहलाता है। याद रखिएगा कैसे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, लर्निंग, वॉकिंग, ये सारे हमारे क्या हैं, जीरंड हैं। यानी मैं लिख भी देता हूं, ये समझने वाली चीज है। वॉकिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, ओके, लर्निंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, ठीक है, ओके। ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं, जो वर्ब जो हो, वर्ब्स हो, उनके साथ जो है वो आईएनजी का इजाफा किया गया हो। तो यानी ये देखें, मैं कोई फिक्रा बनाता हूं, देखें, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश सीखना आसान काम है। हम इसको जीरंड कर सकते हैं, कैसे, कि लर्निंग इंग्लिश, ओके, हमने इसको जीरंड कर दिया, लर्निंग इंग्लिश, ओके, इज इजी टास्क या इजी वर्क, ओके। लर्निंग इंग्लिश इज इजी वर्क या इजी टास्क, ठीक है। आगे समझ। देखो, यानी मैं कहता हूं पैदल चलते हुए वो थक गया। क्या कहा मैंने, पैदल चलते हुए वो थक गया, इंग्लिश सीखते हुए वो थक गया। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर असल में जीरंड यूज किया जाए। अब देखिए, पैदल चलते हुए यानी कहेंगे सीधा सीधा वॉकिंग, इस ये जीरंड हो गया हमारा, वॉकिंग। इधर देखो, देखो समझ लेना, वॉकिंग, पैदल चलते हुए, ही टायर्ड, वो थक गया। इसको हमने जीरंड कर दिया, पैदल चलते हुए वो थक गया, वॉकिंग ही टायर्ड, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं वॉकिंग ऑन फुट्स, पैदल चलते हुए या अपने पांव पर चलते हुए, ही टायर्ड, वो थक गया, ठीक है। अब देखो, मैं और कहता हूं कि मेहनत करते हुए वो पास हो गया। ये असल में जीरंड सेंटेंसेस हैं। मेहनत करते हुए वो पास हो गया। मेहनत करने की इंग्लिश होती है
बड़ी आसान सी इंग्लिश है। स्ट्रगल नहीं, वो कोशिश करते हुए होता है। चलो इधर लिख लेते हैं कोशिश करते हुए। कोशिश करते हुए वो पास हो गया। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग इसको हमने जीरन बनाना है ना। स्ट्रगलिंग कोशिश करते हुए ही पास्ड। ओके, आगे समझ बात की। ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? जीरन सेंटेंसेस। नेक्स्ट और आखिरी है, नेक्स्ट और आखिरी है हमारा इंफिनिटिव सेंटेंस। क्या? इंफिनिटिव सेंटेंस। इंफिनिटिव, इंफिनिटिव क्या होता है याद रखें। पहले तो आपको उस लेवल पर जाके समझाता हूं, बच्चों के लेवल पर हम समझाया करते थे कि फिक्रे में ना नी ने आए, तो वो फिक्रा जीरन का फिक्रा होता है। कैसे? कैसे के मैं कहता हूं बीए का इम्तिहान पास करना मुश्किल काम है। अब ये इधर ना आ गया, पास करना, ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव की ये अलामत है, हमने इसको बनाना जो है वो इंग्लिश में आपको समझ आएगी। जैसे दो तरह से ये सेंटेंस बनेगा। मैं कहता हूं टू लगा के टू पास बीए एग्जामिनेशन इट्स ओके डिफिकल्ट टास्क, या इट्स अ डिफिकल्ट वर्क। अब ये जो है ना टू पास, इसको बोलते हैं टू के साथ लगा जो अपना टू पास बीए एग्जामिनेशन, ये फिक्रा क्या हो गया? इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या हो गया? इन्फिनिटिव। ऐसे भी बन सकता है कि इट्स आ डिफिकल्ट वर्क, ओके, टू पास बीए एग्जाम्स, टू पास बीए एग्जाम्स। ऐसे भी बन सकता है इट्स अ डिफिकल्ट वर्क टू पास बीए एग्जाम या एग्जामिनेशन। ओके, ये जो सेंटेंसेस है ना, एक और देखो, मैं कहता हूं कि चाकू काटने के लिए होता है। इसको भी हम इन्फिनिटिव बना सकते हैं कि द नाइफ इज टू कट विद, द नाइफ इज टू कट विद। ये इसके साथ भी ऐसे भी हो सकता है, लेकिन दिस नाइफ चाकू काटने के लिए होता है। ठीक है, द नाइफ ऐसे भी हो सकता है, द नाइफ इज फॉर कटिंग, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी द नाइफ इज टू कट विद। ओके, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला कल हम जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ आएंगे और उसके बाद जो है वो एक्टिव पैसिव की तरफ आएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।